everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video, we are going to discuss some most important questions along with their answer from your 8th chapter of class 12 history book, that is Peasant, Zamindar and the State. So आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 के जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वे सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इवन ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सच में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, देन प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड इस चैप्टर के अलावा अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के दूसरे किसी चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है, देन सारी वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 1. Describe the role of village panchayat and headmen during the Mughal period in the 16th and 17th century. So मुगल पीरियड के दौरान यानी कि 16 एंड 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान रूरल सोसाइटी में विलेज पंचायत एंड विलेज हेडमैन का क्या रोल होता था। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि डिस्कस द वेज इन विच पंचायत एंड विलेज हेडमैन रेगुलेटेड द रूरल सोसाइटी, या फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ पंचायत इन द मुगल रूरल इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द 16 एंड 17 सेंचुरी। सो अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। सो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सो नाउ अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। So the answer is regulation of rural society by panchayat and headmen. First point, meaning of panchayat. So village पंचायत बेसिकली विलेज में रहने वाले जितने भी एल्डर पीपल होते थे, सो उनके असेंबली यानी कि उनके ग्रुप को कहा गया है। सो विलेज पंचायत अपने विलेज के अलग अलग कास्ट एंड कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्ट द मीनियल क्लास यानी कि लोअर क्लास को छोड़ के। सो विलेज पंचायत के ऐसे मेंबर्स जिनका अपने प्रॉपर्टी के ऊपर हेरिडिटरी राइट होता है, सो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ हेडमैन। सो विलेज पंचायत को मुकद्दम के द्वारा हेड किया जाता है एंड मुकद्दम को ही मंडल कहा जाता है या फिर विलेज हेडमैन कहा जाता है। सो विलेज हेडमैन को बेसिकली विलेज के एल्डर्स के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है डिस्कशन करके, एंड विलेज हेडमैन तब तक ऑफिस को एंजॉय करता है जब तक उसे विलेज एल्डर्स का कॉन्फिडेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है। सो विलेज हेडमैन का फंक्शन होता है विलेज के अकाउंट को प्रिपेयर करना विद द हेल्प ऑफ पटवारी यानी कि अकाउंटेंट के हेल्प से विलेज के अकाउंट को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन ऑफ पंचायत। सो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ पंचायत आर, सो सबसे पहला फंक्शन ये है कि अगर गांव में कुछ भी इम्बैंकमेंट्स यानी कि बांध का कंस्ट्रक्शन करवाना है या फिर कैनल्स की खुदाई करना है, सो ये सब कुछ विलेज पंचायत के मेंबर्स के द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि पीजेंट्स अकेले खुद इन सारी चीज़ों को एफर्ट नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अगर विलेज में कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाता है जैसे कि फ्लड, फेमाइन या फिर ड्रफ्ट, सो ऐसे सिचुएशन में अरेंजमेंट्स करने का जो ड्यूटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सो वो भी विलेज पंचायत का ही होता है। इसके अलावा विलेज में रहने वाले अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं, सो वो लोग अपने कास्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करें, सो इस चीज़ को देखने का भी जो ड्यूटी है वो विलेज पंचायत के मेंबर्स का ही है। विलेज पंचायत के पास राइट होता है कि वो लोगों के ऊपर टैक्स को भी इम्पोज कर सकता है और फाइन भी लगा सकता है। इवन विलेज पंचायत के पास ये भी राइट होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट भी दे सकता है, जैसे कि कम्युनिटी से किसी भी व्यक्ति को बाहर निकालना। इसके अलावा विलेज पंचायत कोर्ट ऑफ अपील के रूप में भी सर्व करता है इन वेरियस मैटर। सो विलेज पंचायत रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर होता है उसके साथ भी डील करता है। सो विलेज पंचायत इन सारी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सो विलेज पंचायत के बारे में अगर आपको और भी डिटेल वे में समझना है, देन प्लीज वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो। अभी मैं बहुत ही शॉर्ट वे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज जाति पंचायत। सो विलेज में रहने वाले अलग अलग जाति के जो लोग होते थे, सो उनका एक सेपरेट जाति पंचायत भी होता था। सो जाति पंचायत का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता था इन द रूरल सोसाइटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो राजस्थान जाति पंचायत है, सो वो सिविल डिस्प्यूट को सॉल्व करता था बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट। सो अलग अलग कास्ट के बीच में अगर डिस्प्यूट वगैरह अराइज हो जाता था, देन जाति पंचायत के लोग ही उन सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा अगर लैंड का कोई भी इशू हो, अगर दो व्यक्ति लैंड के ऊपर क्लेम करते हैं, सो ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व करने का भी काम जाति पंचायत का ही होता है। इवन जाति पंचायत ये भी डिसाइड करते हैं कि अलग अलग कास्ट ग्रुप अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, अपने अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही मैरिजेस वगैरह करे। सो इसका भी ध्यान जाति पंचायत के द्वारा ही रखा जाता है। एंड ज़्यादातर केसेस में हमें ये देखने को मिला है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस के मैटर को छोड़ के
जाति पंचायत का दूसरे किसी मैटर के ऊपर जो भी डिसीजन होता था वो इवन स्टेट के द्वारा भी रिस्पेक्ट किया जाता था, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जाता था। सो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द रोल ऑफ विलेज पंचायत एंड विलेज हेडमैन इन द रूरल सोसाइटी। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आंसर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस आंसर को भी लिखा है। सो अगर आप चाहो देन आप सेम इसी आंसर को अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो। सो नाउ अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीगेशन सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल इंडिया। सो मुगल इंडिया के टाइम पीरियड के दौरान एग्रीगेशन सोसाइटी यानी कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी में वुमेन का क्या रोल होता था। सो ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है दैट डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय वुमेन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सो द आंसर इज सो वुमेन के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता था। सो वुमेन मैन के साथ कंधे से कंधा मिला के फील्ड में काम करती थी। सो मैन के द्वारा जनरली लैंड को टील एंड प्लाव करने का काम किया जाता था, वेरेस वुमेन सीड्स को बोती थी। वेडिंग का एंड थ्रेशिंग का जो काम होता था सो वो वुमेन के द्वारा किया जाता था। सो इन सारे कामों को करने के साथ साथ वुमेन के द्वारा और कुछ इंपॉर्टेंट टास्क भी परफॉर्म किया जाता था, जैसे कि थ्रेड को स्पेन करना, थ्रेड को क्रिएट करना, इसके अलावा पोट्री मेकिंग के लिए क्ले को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना एंड इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी का जो काम होता है, बुनाई सिलाई का जो काम होता है सो वो भी वुमेन के द्वारा ही किया जाता था। सो जो पीजन एंड आर्टिशन वुमेन होती थी वो ना सिर्फ अपने फील्ड में काम करती थी बल्कि अगर ज़रूरत पड़ता था देन वो अपने एम्प्लॉयर्स के हाउसेस में भी काम करती थी एंड इवन मार्केट्स में भी जाती थी। सो अगर हम लोग लैंडेड जेंट्री क्लास के वुमेन की बात करें यानी कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के वुमेन की बात करें सो उनके पास प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का भी राइट होता था। सो वुमेन के पास ये भी राइट होता था कि वो लोग रूरल लैंड मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके, इवन जो विडोज होती थी उनके पास भी ये राइट होता था। सो वुमेन अपने प्रॉपर्टी को सेल कर सकती थी जिस प्रॉपर्टी को उन्होंने इनहेरिट किया है, स्पेशली इन द रीजन ऑफ पंजाब। सो चाहे हम लोग हिंदू वुमेन की बात करें या फिर मुस्लिम वुमेन की बात करें, दोनों ही रिलीजन के वुमेन के पास ये राइट होता था कि वो इवन जमींदारी को भी इनहेरिट कर सकती थी एंड अपना जो जमींदारी राइट है सो उस राइट को वो सेल भी कर सकती थी या फिर मॉर्टेज यानी कि गिरवी भी रख सकती थी, इसके लिए भी वो टोटली फ्री होती थी। सो 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान स्पेशली बंगाल में काफ़ी सारी वुमेन जमींदार्स होती थी। इनफैक्ट राजशाह जमींदारी जो कि एक बहुत ही फेमस जमींदारी था उस टाइम पीरियड के दौरान सो वो भी वुमेन के द्वारा ही हेड किया जाता था। Now our next question is question number 3. Describe the life of forest dwellers during the Mughal period in India. So again 16th and 17th century के टाइम पीरियड के दौरान फॉरेस्ट ड्वेलर्स का कैसा लाइफ होता था। फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहा जाता है। इसी का सिमिलर क्वेश्चन है दैट हाउ विद द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स ट्रांसफॉर्म इन द 16th and 17th century. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट पॉइंट। सो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जंगली टर्म से डिस्क्राइब किया जाता था। सो ये जो टर्म है जंगली, ये बेसिकली ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो कि हंटिंग, गैदरिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे। एंड ये सारी ही जो एक्टिविटीज़ है सो वो अलग अलग सीजन में परफॉर्म किया जाता था अलग अलग जगह पे। एंड ये सारी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट पीपल के लिए, ताकि फॉरेस्ट पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते रहे एंड ये उनके लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। ना नेक्स्ट पॉइंट इज सो गवर्नमेंट के लिए एलिफेंट्स का रिक्वायरमेंट होता था अपने आर्मी को कंसोलिडेट करने के लिए, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। सो इसी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट ड्वेलर्स से ये कहा जाता था कि आप अपने रेगुलर टैक्स के रूप में हमें एलिफेंट्स को पे किया करो। ना नेक्स्ट पॉइंट इज सो कमर्शियल एग्रीकल्चर का जब स्प्रेड हुआ सो इसकी वजह से भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लाइफ में हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि गम, लैक एंड हनी, सो इन सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट का जो डिमांड था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने लगा, क्योंकि इन सारे आइटम्स को इंडिया के बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा इन द 17th सेंचुरी। एंड इन सब के अलावा कुछ ऐसे सोशल फैक्टर्स भी थे जिसकी वजह से भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स का जो लाइफ था उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। सो कई सारे ऐसे ट्राइबल चीफ थे जो कि ज़मींदार बन जाते हैं एंड इवन कुछ ट्राइबल चीफ किंग भी बन जाते हैं। सो किंग बनने के बाद वो लोग अपने खुद की आर्मी को बिल्डअप करते हैं और अपने ही लिएनेज ग्रुप यानी कि अपने ही वंश के लोगों में से कुछ ट्राइबल पीपल को अपने आर्मी में रिक्रूट करते हैं। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। Now our next question is question number 4. Describe the role of zamindar in the Mughal Empire during the 16th and 17th century. So 16th and 17th century के टाइम पीरियड के दौरान जमींदार का मुगल एम्पायर में क्या रोल होता था। सो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द आंसर इज सो जमींदार बेसिकली ऐसे लोगों को कहा गया है जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता था, बट इसके बावजूद भी जमींदार का सोसाइटी में एक बहुत ही हाई स्टेटस होता था। वो लोग एक बहुत ही हाई स्टेटस को एंजॉय करते थे।
ना फर्स्ट पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि जमींदार के पास अपना जितना भी लैंड होता था, सो उन सारी लैंड को वो अपने प्रॉपर्टी के रूप में कंसीडर करता था। एंड उस प्रॉपर्टी के ऊपर जमींदार का फुल कंट्रोल होता था। अगर जमींदार चाहे तो वो अपने प्रॉपर्टी को बेच सकता था, किसी को दे सकता था, या फिर उसको गिरवी भी रख सकता था। ना सेकंड पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि जमींदार बेसिकली अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, एंड इस वजह से सोसाइटी में उनका जो स्टेटस था वो और भी ज्यादा ऊंचा हो जाता था। सो जमींदार काफी ज्यादा सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर स्टेटस इन सोसाइटी। सोसाइटी में उनका एक ऊंचा स्टेटस होता था कास्ट की वजह से, सो इस वजह से उनको काफी ज्यादा सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस भी मिलता था। सो जमींदार स्टेट के लिए यानी कि मुगल गवर्नमेंट के लिए भी अपना कुछ सर्विस को प्रोवाइड करता था। एंड एज अ रिजल्ट मुगल गवर्नमेंट के द्वारा जमींदार को सोसाइटी में एक हायर पोजीशन दिया जाता था। सो जमींदार के पास ये भी राइट होता था कि वो स्टेट के बिहाफ में यानी कि मुगल गवर्नमेंट के बिहाफ में खुद रेवेन्यू को कलेक्ट करे, एंड इस वर्क को करने के बदले में गवर्नमेंट के द्वारा जमींदार को फाइनेंशियल कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि जमींदार का स्टेट के मिलिट्री रिसोर्सेज के ऊपर भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था। एंड इसके अलावा जमींदार का अपना खुद का फोर्ट्रेसेस यानी कि अपना खुद का किला होता था, और अपना खुद का एक आर्म्ड यूनिट भी होता था जिसमें कैवलरी, आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री इंक्लूडेड होता था। सो जमींदार के द्वारा एग्रीकल्चरल लैंड के डेवलपमेंट में भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया गया है। सो जमींदार फार्मर्स या फिर पीजेंट्स को हेल्प प्रोवाइड किया करते थे बाय लैंडिंग देयर मनी। सो अगर जरूरत पड़ता था तब जमींदार के द्वारा फार्मर्स को मनी प्रोवाइड किया जाता था टू बाय द एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट। एंड इन सब के अलावा हमारे पास ये भी एविडेंस है कि जमींदार अपने खुद के बाजार को ऑर्गेनाइज करते थे, एंड उस बाजार में फार्मर्स अपने क्रॉप्स को बेचा करते थे। सो इस तरीके से जमींदार के द्वारा मुगल एम्पायर या फिर मुगल सोसाइटी में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था। सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नाउ आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हाउ रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वाज द इकोनॉमिक मेन स्टे ऑफ द मुगल एम्पायर। सो किस तरीके से लैंड रेवेन्यू मुगल एम्पायर का एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था या फिर मेन सोर्स ऑफ इनकम था। सो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड इसी का एक सिमिलर क्वेश्चन है दैट एग्जामिन द एविडेंस दैट सजेस्ट दैट लैंड रेवेन्यू वाज इंपॉर्टेंट फॉर द मुगल फिस्कल सिस्टम। सो ऐसा क्या एविडेंस है हमारे पास जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि लैंड रेवेन्यू मुगल फिस्कल सिस्टम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सो हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस है जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि लैंड रेवेन्यू मुगल फिस्कल सिस्टम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज, सो जैसे कि लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स ऑफ इनकम था ऑफ द मुगल एम्पायर, सो इसी वजह से मुगल एम्पायर में एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कंट्रोल करता था और एम्पायर में रेवेन्यू को फिक्स करता था और रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। सो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में दीवान का एक पोजीशन होता था जो कि रिस्पॉन्सिबल होता था फॉर द सुपरविजन ऑफ द फिस्कल सिस्टम ऑफ द एम्पायर। सो पूरे ही एम्पायर में जो फाइनेंशियल सिस्टम है, रेवेन्यू से रिलेटेड जो सिस्टम है, सो उसको सुपरवाइज करने का काम दीवान का ही होता था। सो मुगल एम्पायर में जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है, सो उन सारे एग्रीकल्चरल लैंड का सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिया जाता था। उन सारे एग्रीकल्चरल लैंड में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, सो इन सारे इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता था, एंड उसके बाद ही उन सारे एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर टैक्स को इम्पोज किया जाता था। सो लैंड रेवेन्यू का जो अरेंजमेंट था मुगल एम्पायर में, सो उसमें हमें दो स्टेजेस देखने को मिलते हैं। पहला है असेसमेंट एंड दूसरा है कलेक्शन। सो जो पहला स्टेज है, सो उसको जामा कहा जाता है, यानी कि मुगल गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जितना टैक्स अमाउंट को फिक्स किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, सो उस टैक्स अमाउंट को जामा कहा जाता है। एंड दूसरा है हासिल, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर लैंड से जितना रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है एक्चुअल में, सो उसको हासिल कहा जाता है, दैट मीन्स द अमाउंट कलेक्टेड। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, सो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में अमील गुजर यानी कि रेवेन्यू कलेक्टर का भी एक पोजीशन होता है जो कि कल्टीवेटर्स को ये चॉइस प्रोवाइड करता है कि अगर कल्टीवेटर चाहे सो वो कैश में भी अपने टैक्स को पे कर सकता है या फिर काइंड में यानी कि अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रूप में भी टैक्स को पे कर सकता है। सो मुगल एम्पायर के हर एक प्रोविंस में जितना भी कल्टीवेटेड एंड कल्टीवेबल लैंड होता था, सो उन सारे लैंड्स को मेजर किया जाता था। एंड आईने अकबरी में अकबर के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान ऐसे जितने भी लैंड्स थे पूरे ही एम्पायर में, सो उन सारी लैंड्स का हमें एग्रीगेट्स देखने को मिलता है, यानी कि नंबर के फॉर्म में हमें आईने अकबरी में उन सारी लैंड्स का इंफॉर्मेशन मिलता है। सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। Now our next question is question number 6. Explain how the chronicle Aine Akbari is the major source to understand agrarian history of 16th and 17th century. So किस तरीके से आईने अकबरी जो क्रॉनिकल है, सो वो एक मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू हमें 16 एंड 17 सेंचुरी के एग्रीगेन हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड इसी का एक सिमिलर क्वेश्चन है दैट डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ आईने अकबरी एज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द स्टडी ऑफ मुगल पीरियड।
सो आईन अकबरी जो कि मुगल पीरियड को स्टडी करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सो आईन अकबरी का क्या इंपॉर्टेंस एंड क्या लिमिटेशन है, सो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ लेट्स चेक आउट द आंसर। सो द आंसर इज, सो आईन अकबरी को अबुल फैजल के द्वारा लिखा गया था इन 1598। सो आईन अकबरी में हमें बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलता है जिसके थ्रू हम लोग मुगल्स के टाइम पीरियड के दौरान जो एग्रीगेन हिस्ट्री था उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग आईन अकबरी के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आईन अकबरी में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, फिजिकल लेआउट ऑफ द प्रोविंस, लिटरेसी, कल्चरल, रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ द पीपल। सो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें आईन अकबरी में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है। सो इन सारी चीज़ों के साथ साथ आईन अकबरी में हमें अकबर के गवर्नमेंट में यानी कि अकबर के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, सो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड इसके अलावा पूरे ही एम्पायर में जो अलग अलग प्रोविंसेस है जिसको सूबा कहा जाता है, सो अलग अलग प्रोविंसेस से रिलेटेड भी हमें इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। सो आईन अकबरी में हमें इन सारे प्रोविंसेस से रिलेटेड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलता है यानी कि नंबर्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो आईन अकबरी एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए जिसके थ्रू हमें खासकर अकबर के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान पूरे ही मुगल एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो आईन अकबरी में हमें 5 बुक्स देखने को मिलते हैं। सो 5 बुक्स को दफ्तार कहा जाता है। एंड 5 बुक्स में से शुरुआत के जो 3 बुक है, सो उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है। सो जो पहला बुक है उस बुक का नाम है मंजिल आबादी। सो इस बुक में हमें इंपीरियल हाउस होल्ड एंड इसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता था, सो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है। जो दूसरा बुक है उस बुक का नाम है सिपा आबादी। सो इस बुक में हमें मुगल एम्पायर में जो मिलिट्री एंड जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, सो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है। साथ ही साथ सर्वेंट्स को किस तरीके से रिक्रूट किया जाता था, स्टेबलाइज किया जाता था, सो इससे रिलेटेड भी हमें सेकंड बुक में इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड जो तीसरा बुक है उस बुक का नाम है मुल्क आबादी। सो इस बुक में हमें बेसिकली मुगल एम्पायर में जो फाइनेंशियल सिस्टम था, सो उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। सो ये आईन अकबरी का कुछ इंपॉर्टेंस था। ना नेक्स्ट अब हम लोग आईन अकबरी के कुछ लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि आईन अकबरी में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, बट जब हम लोग उन सारे नंबर्स को टोटल करते हैं, सो उस दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा एरर देखने को मिलता है। इसके अलावा मुगल एम्पायर में जितने भी प्रोविंसेस थे, सो सारे प्रोविंसेस से जिस डाटा को कलेक्ट किया गया है, सो वो डाटा हमें यूनिफॉर्म देखने को नहीं मिलता है, यानी कि हर एक प्रोविंस से इक्वल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे कई सारे सूबाज यानी कि ऐसे कई सारे प्रोविंसेस है जिन सारे प्रोविंसेस में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द जमींदार। बट अगर हम लोग बंगाल एंड उड़ीसा प्रोविंस की बात करें, सो बंगाल एंड उड़ीसा प्रोविंस में हमें ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आगरा को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोविंसेस थे, सो उन सारे प्रोविंसेस में उन सारे एरियाज में उस टाइम पीरियड के दौरान सामानों का कैसा प्राइस था, वर्कर्स को कितना ज़्यादा वेजेस मिलता था, सो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी हमें इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। सो इन सारे इन्फॉर्मेशन से हमें ये पता लगता है कि आईन अकबरी में भी कुछ लिमिटेशन है एंड आईन अकबरी के द्वारा हम अपने पूरे कंट्री के हिस्ट्री को नहीं जान सकते हैं। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। Now our last important question is question number 7. Describe the agricultural technologies and irrigation method used during the Mughal period. So Mughal time period के दौरान ऐसे कौन से agricultural technologies and irrigation method use किया जाता था farmers and peasants के द्वारा? So the answer of this question is, so Mughal government के द्वारा farmers को हर तरीके से support किया गया था, help provide किया गया था for irrigation project. सो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो इरिगेशन के लिए कैनल्स को कंस्ट्रक्ट करे एंड इवन गवर्नमेंट का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो पुराने कैनल्स को भी रिपेयर करवाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल शाहजहां के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान जो शाह नहर कैनल था पंजाब में जो है, सो उसको रिपेयर करवाया गया था। सो इरिगेशन के लिए ना सिर्फ कैनल्स के वाटर का इस्तेमाल किया जाता था बल्कि वेल यानी कि कुएं के वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता था। सो कुएं से पानी को बेसिकली व्हील के द्वारा एंड बुलक के द्वारा ही ड्रॉ किया जाता था, उठाया जाता था। सो बाबर ने अपना जो बायोग्राफी है दैट इज बाबरनामा, सो बाबरनामा में बाबर ने कई सारे मेथड्स के बारे में डिस्क्राइब किया है जो कि उस टाइम पीरियड के लोग यूज करते थे अपने लैंड्स को इरिगेट करने के लिए। सो उनके द्वारा ये कहा गया है कि फार्मर्स के द्वारा पर्शियन वेल, बकेट एंड रोप का इस्तेमाल किया जाता था कुएं से पानी को निकालने के लिए। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो काम है, सो ये लोगों के एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट इसके अलावा लोग एनिमल की पावर का भी इस्तेमाल करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। सो उस टाइम पीरियड के लोगों के द्वारा भी वुडन प्लाग का इस्तेमाल किया जाता था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए।
इसके अलावा वो लोग वुडन प्लाव में आयरन प्लाउशेयर का भी इस्तेमाल करते थे, जिसके थ्रू हल चलाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होता था। बट फिर भी ड्राई ग्राउंड्स को ड्राई लैंड में खेती करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। सो इसी वजह से लोगों के द्वारा ड्रिल मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता था ड्राई लैंड में कल्टीवेशन करने के लिए, ड्राई लैंड में अच्छी तरीके से प्लाइंग करने के लिए। सो लोग बेसिकली अपने हाथों से ही सीड्स को थ्रो करते थे, यानी कि सीड्स को बोते थे, एंड उनके द्वारा आयरन ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता था डिगिंग एंड वीडिंग के प्रोसेस के लिए। सो मुगल पीरियड के दौरान हमें ये सारे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज एंड इरिगेशन मेथड देखने को मिला था। सो विद दिस हमारा इस चैप्टर का सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। सो ये सारे क्वेश्चन सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी चेक करोगे देन यू विल फाइंड कि ये सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, या फिर किसी दूसरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है, देन प्लीज चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। सो नाउ सी ऑल्सो in my next video. Till then, bye bye and stay tuned to my channel. And thanks for watching my video.